हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट हाउ वी कैन लिव मोर। इसी का आज हम सेकंड पार्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, लाइफ में हम कितना सक्सेसफुल होंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लाइफ में कितने एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कितना उनसे सीखते हैं और जो सीखते हैं उनको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। पर ये सारी बातें इसी बात पे डिपेंड करती है कि हमारी लाइफ है कितनी, पर्टिकुलरली हमारी हेल्दी लाइफ कितनी है। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, उनसे सीखने के लिए लाइफ पहले लंबी होनी चाहिए। तो अगर हमारी लाइफ स्पान ही छोटा है, उसमें भी हम हेल्दी लाइफ अगर नहीं जी पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी सक्सेस का जो दायरा है या सक्सेस के जो हमारे मीनिंग है वो भी बहुत छोटे होंगे। तो सबसे पहले हमें इसी बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम हमारी लाइफ की लॉन्गेटिविटी को कैसे इंक्रीज कर पाए। तो लाइफ को डिफाइन करने के लिए व्हाट वी कैन से, हम तीन पार्ट में इसको डिस्कस कर सकते हैं। वन इज ओवर बॉडी, सेकंड ओवर माइंड एंड थर्ड ओवर सोल। बॉडी, माइंड एंड सोल। उसी माइंड और सोल को समझने के लिए और इस पर एक्ट करने के लिए सबसे पहले, अगेन बिकॉज माइंड और सोल बॉडी के साथ ही अलाइंड है, तो बॉडी अगर हमारी हेल्दी होगी देन ओनली वी विल बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन माइंड एंड सोल। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सीधा ही अगर जंप करें सोल को समझने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए या माइंड को कंट्रोल करने के लिए, तो हमारी बॉडी हमको हेल्प नहीं करती है। तो वी कैन लिसन टू मनी थिंग्स बट वी कैन नॉट एक्ट ऑन दोज थिंग्स। तो उन सभी पर एक्ट करने के लिए पहले जरूरी है कि हम कंसंट्रेट करें हमारी बॉडी पर। देखो, हमें पता है कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन इस पूरी अर्थ पर कहीं पर है तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी ही है। हम अगर एक नई कार खरीदते हैं और चाहते हैं कि वो कार लंबे टाइम तक अच्छी चले, तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसकी सारी सर्विसेज टाइम टू टाइम करवाते हैं। उसमें इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, क्लच ऑयल हो गया, वो सारे हम चेक करते हैं। प्रॉपर मैकेनिक के पास जाते हैं, टायर्स को चेक करते हैं, टायर की हवा को चेक करते हैं, उसको क्लीन रखते हैं। तो जब ये सारा करते हैं तो हमें पता है कि हमारी कार की लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली वो सारा वर्क हमारी बॉडी के साथ में नहीं करते। सोचिए अगर हम क्या हो कि मतलब एक कार को हम बिल्कुल भी मेंटेन ना रखें और उसको लगातार चलाते रहें तो होगा क्या। तो कार बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो सेम चीज हमारी बॉडी के साथ भी होता है। हम डेली रूटीन लाइफ में इस पर एक्ट नहीं करते हैं, इसको टाइम नहीं देते हैं, तो अल्टीमेटली बहुत जल्दी हम टायर्ड फील करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारी मशीन है, जो हमारी बॉडी है, व्हाट वी कैन से, जिस तरह से हर मशीन के लिए दो चीज होती है कि एक फ्यूल और एक इसकी मैकेनिज्म कि ये कैसे एक्ट करेगी। तो अगर हम इन दोनों पर कंसंट्रेट करें, फ्यूल पे और इसकी इंटरनल मैकेनिज्म पे, तो डेफिनेटली लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होगी। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो हम फूड लेते हैं उस फूड के डाइजेशन के लिए कैसे जो प्रोबायोटिक्स है, हेल्दी बैक्टीरिया है, वो अपना रोल प्ले करते हैं। एक शॉर्ट में एक बार मैं जल्दी से इसको फिर से आप लोगों के लिए रिवाइज करवा देता हूँ। उसी हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को खराब करते हैं, यानी जो फ्यूल आता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्यूल हमको मिला है, जो फूड हम ले रहे हैं, तो उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा तभी हमें प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। एक चीज हमने और डिस्कस की थी कि वी हैव टू ब्रेन्स। वन इज जो ब्रेन हमारे माइंड में है, मस्तिष्क में है, और दूसरा ब्रेन जो हमारे स्टोमक में है जिसको हम गट ब्रेन कहते हैं। गट ब्रेन गिव, यू कैन से, इंफॉर्मेशन फॉर द डाइजेशन, और वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है
and then we get the proper response. तो अगर हमारा फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो गट ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन हमारे मेन ब्रेन को जाएगी वो प्रॉपर नहीं जाएगी, तो वी विल नॉट फील हेल्दी एंड अगेन मतलब वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज ड्यू टू दैट. तो इसमें एक जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया है. तो व्हाट वी हैव टू सी कि इन बैक्टीरिया को हम मेंटेन रखें, इनके नंबर को मेंटेन रखें, इनकी मैकेनिज्म को मेंटेन रखें. तो हमें ये देखना होता है कि इन बैक्टीरिया का फूड क्या है, जैसे हमारी मशीन का फूड है वैसे इनका भी फूड है. तो अगर हम हेल्दी बैक्टीरिया को मेंटेन रखना चाहते हैं तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन प्रीबायोटिक्स, मतलब फूड फॉर बैक्टीरिया. तो इसमें सब क्या चीजें आती हैं? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, खासकर लीफी वेजिटेबल्स खाएं. बीन्स, ओनियंस, गार्लिक, होल व्हीट, स्पिनच, बनानाज एंड सोयाबीन्स, ओट्स. तो अगर हम एक रेगुलर अमाउंट में और रेगुलरली इन सबको यूज करते रहें तो हमारे स्टोमक में जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर रहेंगे. और अगर जो बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया है, अगर वो प्रॉपर रहेंगे हमारे गट में तो हमारा फूड का डाइजेशन अच्छा होगा. फूड का डाइजेशन अच्छा होगा तो हमें फूड से प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिशंस जो हमें चाहिए वो प्रॉपर मिलेंगे, तो वी विल रिमेन हेल्दी फॉर इट. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी कि हम विथ वैरायटी इन सबको हमारी फूड हैबिट में इंक्लूड करें. इसके अलावा अगर हमें ये फील होता है कि भी जो ये बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में कम हो चुके हैं या वी रिक्वायर्ड बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड, तो देन वी कैन यूज दीज थिंग्स, योगर्ट, पिकल्स, ढोकला, एप्पल सीडर, मतलब फर्मेंटेड जो फूड है वो हम यूज कर सकते हैं. हमारे कल्चर में हम इस फर्मेंटेड फूड को यूज इसीलिए करते हैं सो दैट वी कैन गेट प्रोबायोटिक्स और हेल्दी बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड. साथ साथ हम इस चीज को भी ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा फूड है जो इन हेल्दी बैक्टीरिया को, प्रोबायोटिक्स को किल करता है. तो वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ फूड जो हेल्दी बैक्टीरिया को किल करते हैं. तो ऑल टाइप्स ऑफ फ्राइड फूड्स, रेड मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स और ये जो एडवांस्ड ग्लाइकेटाइन एंड प्रोडक्ट है ये सारी फ्राइड फूड्स से आते हैं. मतलब जहां पर भी हमें आप कह सकते हो कि एक प्रोसेसिंग करनी पड़ती है फूड के लिए, मतलब उस प्रोसेसिंग के थ्रू ये कंपाउंड्स हमारे बॉडी में बनते हैं. तो फूड को जब भी हम फ्राइंग करेंगे, ग्रिलिंग करेंगे, टोस्टिंग करेंगे, बेकिंग करेंगे, तो देन वी गेट दिस टाइप ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स इन आवर बॉडी. तो वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स कि ये जो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं ये बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज करते हैं. उनमें एक बड़ा जो कोज है, यू नो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ जो होती है वो या तो डायबिटीज से होती है या हार्ट डिजीज से होती है. तो और इनको क्रिएट करने में ये जो इस तरह के जो फूड्स हैं जो ऐसी ही क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए. तो इतना हमने डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में. आज हम एक और पार्ट में डिस्कस करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, इसको हम बोलते हैं फैट. एंड नॉर्मली विथ दिस टर्म वी हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन आवर माइंड, क्योंकि फैट के नाम से ही थोड़ा हमको डर लगता है. और चूंकि डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट में, टीवी पर, न्यूज़पेपर में इतना कंफ्यूजन है कि हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैट को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे लिए, विच बिकम्स हार्मफुल फॉर अस इन लॉन्ग टर्म. तो पहले हमें ये समझना होगा कि फैट हमारी बॉडी में क्या करता है. देखिए, फैट हमारी बॉडी में क्या करता है. फैट हमारी बॉडी में जो बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है, स्किन है, और जितनी भी तरह के सेल्स और टिश्यूज की मेम्ब्रेन्स है,
इनको बनाने में हेल्प करता है। तो जितने मेम्ब्रेन्स हैं, स्किन हैं, मसल्स हैं, इनको बनाने में फैट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी में ऐसे हैं, जैसे विटामिन ए, बी, ई एंड के। These vitamins are not water soluble. These vitamins are only fat soluble. ये विटामिन फैट soluble ही खाली है। तो फैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज विटामिन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो अगर फैट होगा ही नहीं तो ये विटामिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएंगे। एंड वी नो कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज विटामिन। उसी चिल्ड्रंस में ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईज के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, आईज के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट वी कैन से, फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। तो हम अननेसेसरी विदाउट अंडरस्टैंडिंग फैट को हमारी बॉडी में कम नहीं कर सकते। उसी फैट के साथ साथ एक और टर्म है जो बड़ा हमें कंफ्यूजन पैदा करता है, एंड दैट इज कोलेस्ट्रॉल। इस नाम से भी हमें बड़ा डर लगता है, कोलेस्ट्रॉल से भी, क्योंकि जब भी हम कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते हैं तो लगता है कि जैसे कोई ये हमारे लिए पॉइजन का एक्ट करता है हमारी बॉडी में। तो हम कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि अगेन कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कोलेस्ट्रॉल का? देखिए, पहली चीज़, हमारी जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल। उसी सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड की वजह से इनकी, आप कह सकते हो, टेनिसिटी, स्ट्रेच होने की कैपेसिटी होती है सेल मेम्ब्रेन में, और उस फ्लूइड की वजह से उनमें फ्लूइडिटी रहती है, तो वो फ्लेक्सिबल हो सकती है। और उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से डिफरेंट कंपोनेंट्स सेल में माइग्रेट करते रहते हैं, लाइक ऑक्सीजन का माइग्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का माइग्रेशन, डिफरेंट सॉल्ट्स का माइग्रेशन, ताकि वो सेल अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। यू नो, बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स सेल से ही बने हैं, और हर ऑर्गन का, हर सेल का एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए सेल में लगातार आयोन्स का, कंपोनेंट्स का माइग्रेशन चलता रहता है, इन और आउट चलता रहता है। और वो इन और आउट बनाए रखने के लिए सेल की फ्लूइडिटी, सेल का जो स्ट्रेच होने की कैपेसिटी है, सेल में फ्लूइड की अमाउंट है, वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो सेल या तो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगी या सेल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इन बोथ द कंडीशंस जो सेल के कंपोनेंट्स रहने चाहिए प्रॉपर, वो नहीं रह पाएंगे, एंड वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही वो कंपोनेंट है जो कि सेल को एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी में बनाए रखता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर नहीं होगा तो सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, खासकर सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, यू कैन से, सेल मेम्ब्रेन। वो सारे हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयड हार्मोन, पर्टिकुलरली सेक्स हार्मोन, उसको बनाने में कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टेरॉयड और हार्मोन्स दोनों ही चीज़ें बनाने में कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए और स्टेरॉइड्स के फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में हेल्प करता है बॉयल सॉल्ट बनाने में। ये सॉल्ट क्या करता है, ये जो हम कह सकते हैं कि हम जो फैट लेते हैं बॉडी में, वो फैट को सॉल्युबल बनाता है, एक इमल्शन के थ्रू फैट को सॉल्युबल बनाता है। और फैट की सॉल्युबिलिटी की वजह से
फिर ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, खासकर कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो बॉयल सॉल्ट प्रॉपर नहीं बनेगा, इससे जो फैट का जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा देखिए कि विटामिन डी, विटामिन डी का क्या रोल होता है? ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। विटामिन डी की अगर बॉडी में कमी होगी तो बॉडी में कैल्शियम प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमारी बोन्स कमजोर हो जाएंगी। तो विटामिन डी के विटामिन डी हम जानते हैं कि केवल सन से हमारी बॉडी में क्रिएट होता है। तो उसके क्रिएशन में, उसके फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैन से कि विदाउट कोलेस्ट्रॉल हम सोच नहीं सकते कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी और हम जिंदा भी रह पाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑन एवरेज पर डे we required 1.1 to 1.8 gram of cholesterol. इतना कोलेस्ट्रॉल हमें पर डे जरूरत पड़ती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से 75% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म्ड बाय आवर बॉडी इटसेल्फ। लीवर में या सेल्स में ये कोलेस्ट्रॉल 75% अपने आप ही बन जाता है। तो बाहर से हमें बहुत कम कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, लगभग 25% कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बाहर से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेंगे तो बॉडी अपने आप ही कोलेस्ट्रॉल कम बनाएगी, और बाहर से अगर हम कोलेस्ट्रॉल कम लेंगे तो बॉडी अपने आप ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाना चालू कर देती है। तो एज सच हमें इस चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम बाहर से कितना कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं। ये बॉडी कोलेस्ट्रॉल को उस तरीके से अपने आप ही मेंटेन कर सकती है। तो डिपेंडेंसी बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेने पर बहुत कम है हमारी बॉडी की। Now there is one more thing. There are, we can say, two types of फैटी एसिड्स जिनको हम कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स, जो फैट से ही बनते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स, इनको हम शॉर्ट में EPA, ये आपने नाम सुना होगा, EPA एंड DHA बोलते हैं, या इनको एक हम और नाम से जानते हैं ओमेगा 3। तो EPA DHA इसेंशियल फैटी एसिड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि बॉडी इनको खुद फॉर्म नहीं करती है, ये हमें बाहर से लेने होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं इसको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, पर ये हमारी बॉडी खुद नहीं फॉर्म करती है, तो अल्टीमेटली ये हमें इनको बाहर से ही लेना होता है। तो कंक्लूजन ये है कि फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सीधा फैट के नाम से डरने की हमको जरूरत नहीं। नाउ वी अंडरस्टैंड कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है और जो फैट है, ये आगे हमारी बॉडी में माइग्रेट कैसे करता है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए फैट itself, it is the combination of steroid and alcohol. हमारे पास में इस कोलेस्ट्रॉल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए वी यूज टू लिपोप्रोटीन्स, वन इज कॉल्ड एज LDL and another is called as HDL. जब भी हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं तो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम आजकल कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में LDL HDL ये टेस्ट भी कराते हैं। LDL is called as low density lipoprotein, low density lipoprotein, and HDL is high density lipoprotein. अब ये करती क्या है LDL? LDL एक व्हीकल की तरह से है हमारी बॉडी में, एक कार की तरह से। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक कार की तरह से है। ये क्या करती है, लीवर से ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक पैसेंजर की तरह से एक्ट करता है,
तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इस कार में बैठ जाता है, एंड ये एलडीएल क्या करती है, इसको लीवर से ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स तक ले जाती है। तो एलडीएल का रोल है एक व्हीकल की तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करवाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाना कोलेस्ट्रॉल के लिए। लेकिन जैसा हमने अभी ऊपर देखा कि एलडीएल खाली कोलेस्ट्रॉल को ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती है, बल्कि ये विटामिन्स को ए डी ई के चार जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं इनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स तक ले जाती है। और साथ साथ और दूसरी तरह के जो फैट्स हैं उनको हम ट्राइग्लिसराइड्स बोल सकते हैं। तो और जो डिफरेंट तरह के फैट्स हैं जिनको हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलेंगे, उन सारे फैट्स को भी ये एलडीएल बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड के थ्रू ले जाती है। तो अगर देखिए बॉडी में खाली कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है तो उस केस में तो क्या है कि एक कार में हम कह सकते हैं कि दो पैसेंजर की जगह 4 पैसेंजर 6 पैसेंजर आ सकते हैं। तो इन दैट केस देयर इज नॉट मच ए प्रॉब्लम, ये पैसेंजर उसी कार में बैठकर बॉडी में लिवर से टिश्यूज तक सेल्स तक जा सकते हैं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में दूसरे तरह के जो फैट्स हैं, जो कि मतलब बहुत सारे फैट ऐसे हैं जो नॉन डाइजेस्टेबल फैट हैं जिनको हम ट्राइग्लिसराइड्स की एक जनरल कैटेगरी में रख रहे हैं, तो ये जो एलडीएल है ये विटामिन को भी ले जाती है, ये फैट्स को भी ले जाती है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी ले जाती है। उस केस में चूंकि अब नंबर ऑफ पैसेंजर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तीनों को मिला के, तो फिर नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज होती है, मतलब एलडीएल हमारी बॉडी में ज़्यादा बनता है। और जब ये एलडीएल बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ कार्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो प्रॉब्लम की बात है। उस केस में होता क्या है, किसी जब ये ब्लड में सर्कुलेट होके जा रहा होता है एलडीएल, तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो आर्टरीज हैं और उनकी जो इनर लेयर है वो थिन लेयर होती है इनर, उसके साथ स्ट्राइक करते हैं। तो जितनी नंबर ऑफ कार्स ज्यादा होंगी उतनी स्ट्राइकिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब जब ये स्ट्राइक करेगी तो वहां पर उस थिन लेयर को ये आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक करके अंदर घुस जाती है और वहां पर डिपॉजिट हो जाती है। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ एलडीएल ज्यादा होने पर ये इसका डिपोजिशन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ता जाएगा ये आर्टरीज छोटी होती जाएगी। दैट बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ यू कैन से हाई ब्लड प्रेशर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिजीज। जितने ब्लॉकेजेस ज्यादा होंगी उतनी प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो मेजर कॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम और यू कैन से ब्लड प्रॉब्लम इज द नंबर ऑफ एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड। खाली अकेला कोलेस्ट्रॉल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा नहीं है, एलडीएल ज्यादा नहीं है, then there is no problem as such. So we have to more concentrate on other type of fats and we can say LDL rather than cholesterol, right? तो अब इन फैट्स को थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इनको जो हमने डिवाइड किया वो डिवाइड किया हमने लॉन्ग चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, यूफा एंड यूफा। देखिए एक थंब रूल क्या है, थंब रूल ये है कि पर ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ फैट जितनी एनर्जी जनरेट करता है हमारी बॉडी में वो सेम रहती है, भले ही फैट का जो चेन साइज है वो छोटा हो या बड़ा हो। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड से हमारा नॉर्मली मतलब है कि पेट में होता क्या है, बहुत सारे कार्बन एटम की चेन होती है। तो अगर वो कार्बन 10 तक की चेन है तो द शॉर्ट चेन फैटी एसिड में तो आप कह सकते हो कि 7 कार्बन 8 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक की जो चेन होती है उसको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स या शॉर्ट चेन फैट्स बोल सकते हैं। और लॉन्ग चेन का मतलब हो गया कि हम 12 से लेकर 18 19 20 तक जा सकते हैं, तो वो भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड।
पर ग्राम ऑफ फैट, चाहे से वो शॉर्ट चेन हो चाहे से लॉन्ग चेन हो, वो हमें सेम ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा. तो इट इज इसेंशियल फॉर अस कि वी चूज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स रेदर देन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. तो ये हम फैट में देख सकते हैं कि हम कौन सा फैट यूज करते हैं. थोड़ा आप इस पर रिसर्च कर सकते हो कि कौन से ऑयल्स में शॉर्ट चेन फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, कौन से ऑयल्स में लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन चूज योर ऑयल और फैट जो हम यूज करें. तो हमें प्रेफर करना चाहिए शॉर्ट चेन फैट रेदर देन लॉन्ग चेन. एक टर्म हम यूज करते हैं PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है कि जब ये कार्बन चेन्स होती हैं तो इनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं. तो लोग थोड़ा साइंस से समझते हैं, वो समझ सकते हैं कि इनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं. अब ये जो मल्टीपल पाई बॉन्ड्स होते हैं तो इनको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड. तो जो हम इसेंशियल फैटी एसिड्स की बात कर रहे थे, EPA एंड DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, केमिकली इनका दो नाम देते हैं हम, लिनोलेइक एसिड EPA इसको बोलते हैं, एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड. तो ये इसेंशियल फैटी एसिड्स भी हैं. ये फैटी एसिड्स इसेंशियल इसलिए है कि बॉडी में खुद नहीं फॉर्म होते हैं, बाहर से ही लेने होते हैं. इनका रोल क्या है? जैसे EPA, इसका मेजर रोल क्या है? बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करना. वहाँ पर जहाँ पर हम LDL और HDL की बात कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि LDL का रोल क्या था. LDL का रोल था बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना. HDL, वहाँ हम बताना भूल गए, HDL का काम होता है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रॉय करना. तो सेल्स पे अगर कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा बन रहा है तो HDL उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. EPA क्या करता है? EPA जो है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, LDL को कम करता है, लेकिन साथ साथ में ये HDL को भी कम करता है. तो EPA लिनोलेइक एसिड, LDL, HDL और कोलेस्ट्रॉल तीनों को कम करता है. तो हमें ये समझना होता है कि नॉर्मली जब डॉक्टर्स हमको ये सजेशन देते हैं या हम सप्लीमेंट्स यूज करते हैं तो EPA साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, LDL को कम करता है, लेकिन साथ साथ में HDL को भी कम करता है. DHA भी लगभग सिमिलर फंक्शन है, साथ साथ में हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो एक्टिविटीज को, न्यूरॉन्स को भी कंट्रोल करता है DHA. तो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैटी एसिड फॉर अस. तो बॉडी में इनका सफिशिएंट अमाउंट में होना बहुत जरूरी है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स, nuts, and particularly fish oil, these are the source of, you can say, these essential fatty acids EPA and DHA. तो EPA और DHA को यूज करते हुए हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि ये जो फैटी एसिड्स हैं इनका सेल्फ ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से हो जाता है. और जब इनका सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, एंड दीज फ्री रेडिकल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. क्योंकि जब बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब करते हैं. क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं बॉडी में प्रोटीन्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करके अनडिजायर्ड कंपोनेंट्स, अनडिजायर्ड मटेरियल्स हमारी बॉडी में बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और मतलब वहीं से सारी गड़बड़ी स्टार्ट होती है. तो जब हम एक्स्ट्रा प्यूफा यूज करते हैं बाहर से, फ्लैक्स सीड में भी ये होते हैं, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज करें, लाइक विटामिन E, विटामिन A, ये सब भी हम साथ साथ में यूज करें so दैट इनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए. एंटीऑक्सीडेंट्स पे हम एक सीरीज अलग से बनाएंगे. There is one more type of fatty acid that is called as MUFA, mono unsaturated fatty acid. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. एक्चुअली ये
एक ही मतलब आप मान सकते हो एसिड है जो जिसको हम यूफा की कैटेगरी में रखते हैं, ओलिक एसिड है। अब ये ओलिक एसिड ओलिव में प्रेजेंट होता है, ओलिव ऑयल वर्ड हम यूज करते हैं, फ्लैक्स सीड में ये होता है। ये इसमें केवल एक पाई बॉन्ड है, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, और टोटल 10 कार्बन एटम की चेन होती है इसमें। तो म्यूफा का मेन सेंस वो है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये बॉडी में एलडीएल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन एचडीएल को कम नहीं करता। सेकेंडरी बेनिफिट इसका ये है कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता म्यूफा की वजह से। तो म्यूफा को हम इसलिए प्रेफर करते हैं म्यूफा के ऊपर कि बॉडी में ये एलडीएल को कम करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा, और एचडीएल को कम नहीं करेगा। पर हाँ, एक अच्छी बात यह है कि म्यूफा बॉडी में इसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि बॉडी इसको खुद भी प्रिपेयर करती है। तो वी कैन चेक कि अगर इसमें ओलिक एसिड हमारी बॉडी में सफिशिएंट नहीं है, तो वी कैन टेक फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस फैटी एसिड। एक्चुअली क्या है कि जब हम फैटी एसिड्स यूज कर रहे होते हैं, खासकर लॉन्ग चेन फैटी एसिड हम यूज कर रहे होते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो ये उतने स्टेबल नहीं होते जितने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराते हैं प्रोसेसिंग करते वक्त इनकी। तो जो वेजिटेबल्स ऑयल हम यूज करते हैं वो थ्रू प्रोसेसिंग बनते हैं, और उनकी लॉन्गेटिविटी को, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम करते क्या है, उस प्रोसेसिंग में उनका हाइड्रोजनेशन करते हैं। ड्यूरिंग दिस हाइड्रोजनेशन उनका रिडक्शन होता है, और वहाँ पर ट्रांस पोजिशंस बन जाती है। ये हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। तो लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं या ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, ये हमारे लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। अब जब डाइजेस्टेबल नहीं है तो ये बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डीप फ्राइंग जब हम करते हैं, बेक हम करते हैं, कुक हम करते हैं, तो उस सारी प्रोसेस से ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं। और ये ट्रांस फैटी एसिड डाइजेस्टेबल तो नहीं है, और साथ साथ में इनके पर ऑक्सीडेशन से जो रेडिकल्स बनते हैं, वो रेडिकल्स बॉडी में जो हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वी शुड अवॉइड ट्रांस फैटी एसिड इन आवर बॉडी टोटली। ट्रांस फैटी एसिड को हमें कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, फैट्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में हम कंपेयर करें तो पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जितनी हमको एनर्जी मिलती है, उसकी डबल एनर्जी लगभग हमको पर ग्राम ऑफ फैट से मिलती है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट यूज कर लेते हैं तो बॉडी में उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्ली फिर भी हो जाता है, पर अगर हम एक्स्ट्रा फैट अगर यूज करते हैं तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो जितना हम एक्स्ट्रा फैट यूज करते हैं वो बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वेट गेन करने में भी जो मेजर कोज है वो फैट का है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का फैट हमको यूज करना चाहिए। वी कैन नॉट अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ फैट्स। हमें हमारा अवेयरनेस और नॉलेज लेवल इंक्रीज करना है कि कौन सा फैट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा फैट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करते हैं, फैट में वो चीज चेक करते हैं। हम डीप फ्राइंग करते वक्त ये नहीं चेक करते हैं कि ऑयल का एक टेम्परेचर वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्मोक टेम्परेचर। स्मोक टेम्परेचर वो है कि जिसके ऊपर अगर हम किसी ऑयल को हीट करेंगे तो उसकी कंपोजिशन खराब हो जाती है। तो अगर उसकी कंपोजिशन खराब हो जाएगी तो फिर हमारे लिए वो यूजफुल नहीं रह पाता। तो फ्राइंग करते वक्त खासकर हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से ऑयल में फ्राइंग करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल में भी फ्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं जिसका कि स्मोक टेम्परेचर बहुत कम है। तो ऑलिव ऑयल इज नॉट गुड फॉर फ्राइंग। तो अगर हम फ्राइंग वगैरह कर भी रहे हैं तो स्मोक टेम्परेचर देखें कि कौन से ऑयल में हम इस फ्राइंग कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते। तो अगर हम प्रॉपरली फैट्स को यूज करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो इस सीरीज को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सीरीज विल टेक सम अदर पॉइंट। थैंक यू।